हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्डन ऑफ जीएस। और घटना चक्र की सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री में आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। हाँ, इसको फर्रुखसियर ने नियुक्त किया था। 1717 में फर्रुखसियर ने इनको नियुक्त किया था और उसके बाद में फिर फर्रुखसियर के बाद आए शाह आलम द्वितीय, और ऐसे कई सारे शासक उसके बाद आते रहे। लेकिन मुगल सम्राट ये जो थे बंगाल के गवर्नर मुर्शीद कुली खां, ये अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे। इसके बाद से जो भी गवर्नर रहे हैं वो मुगल के अधीन नहीं थे, इसलिए उनकी नियुक्ति मुगलों ने नहीं की थी। इनके अधीन इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाई। इसी को मुर्शिदाबाद इसका नाम रखा था इन्होंने। ये मैं लूसेंट की सीरीज़ में करा चुकी हूँ। इसने अपनी भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। इसकी भी ट्रिक मैंने याद कराई है उसमें। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। ये स्टेटमेंट अलीवर्दी खां का था। किसके बारे में? कंपनी के बारे में था। इनकी मृत्यु के पश्चात उनका दौहित्र यानी उनका नाती होता है, बेटी का बेटा सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना हुई थी 20 जून 1756 को। इसमें ये कहा गया था कि सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिश लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया था और अगले दिन जब खोला तो उसमें से 23 लोग जिंदा बचे। लेकिन इसके बारे में कोई बहुत प्रमाण नहीं मिलता, ये केवल ब्रिटिशर्स की ही बुक में मिलता है। एक इनका था जे हॉलवेल थे। उन्होंने बोला था कि जो शेष जीवित रहने वाले थे उनमें से एक था, मतलब इनका कहना है कि जितने भी लोग जीवित बचे थे उनमें से एक हॉलवेल भी बचा था। तो ये बोलते हैं कि हॉलवेल ने फिर पूरी घटना का जिक्र किया और इसमें फिर ये बताया गया है कि इतना फीट लंबा कमरा, 14 फीट 10 इंच चौड़ा। इस तरह का ये सब डेटा इतना नहीं याद करना है। आपको पढ़ते समय ये ध्यान रखना होगा कि क्या याद करना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि हम एग्ज़ाम का कंपटीशन क्लियर करने जा रहे हैं, ना कि कमरे की लंबाई चौड़ाई नापने जा रहे हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में सभी लोगों का जो है वो वीक पॉइंट होता है। ऐसा नहीं कि अगर हम इस तरह के सारे कमरों की लंबाई चौड़ाई याद करना शुरू कर देंगे तो हम फिर क्या क्या ही याद करेंगे। तो पॉइंट ये है कि हमको जो भी याद करना है वो सॉलिड याद करना है, लेकिन इस तरह की फालतू की चीज़ें नहीं याद करनी है। तो उसमें 146 लोग बंद कर दिए गए थे और उनमें से 23 व्यक्ति ही बच पाए थे। ये घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुख्तखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। मतलब समझ रहे हैं, अगर इतनी बड़ी घटना थी तो इनको भी जिक्र करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कोई काल्पनिक घटना हो, मतलब ऐसा हुआ ना हो, लेकिन सिराजुद्दौला की वैल्यू को कम करने के लिए और उनको गलत साबित करने के लिए हो सकता है ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसका जिक्र किया है, अपने उसमें जानबूझ करके इस घटना का उल्लेख किया है ताकि ब्रिटिशर्स को अच्छा कहा जा सके और सिराजुद्दौला को खराब कहा जा सके। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। इसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका संस्थापक किसको बोला जाता है, तो क्लाइव को बोला जाता है। प्लासी, वर्तमान में पलासी बोलते हैं, ये युद्ध का मैदान भागीरथी नदी के किनारे स्थित है और भागीरथी नदी के किनारे ही और भी क्या स्थित है, मुर्शिदाबाद। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1758 से 60 तक एक बार रहा था, फिर 65 से लेकर के 67 तक दूसरी बार रहा था। मतलब ये बक्सर के युद्ध के बाद दोबारा फिर से रहा है और प्लासी के युद्ध के बाद भी रहा है, ठीक है। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। कब? 1765 में। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। लूट ही मची हुई थी तो लुटेरा राज्य तो है ही है। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का कहना था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। हाँ, अंग्रेजों के लिए ऐसा था कि उनके लिए वो उपनिवेश बना रखे थे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा चाहिए था, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। लेकिन भारत के लिए इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 63। ध्यान रखना है, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो मीर कासिम नवाब नहीं थे, दोबारा फिर से मीर जाफ़र बन चुके थे, क्योंकि इनका कार्यकाल मीर कासिम का 1760 से 63 तक ही है। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वो अपनी योग्यता पहले दर्शा चुका था। ये मीर कासिम के बारे में बात हो रही है।
वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, ये भी पहले मैं बता चुकी हूँ। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ठीक है, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो सके, इसीलिए राजधानी ट्रांसफर ही करेंगे, बाकी क्या ही रीजन हो सकता है। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। और किसने किया था? टीपू सुल्तान। इनके द्वारा मुंगेर में तोपें, तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई थी। इनके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयास किया, मतलब ठीक अधिकारी था, मतलब ठीक नवाब था, तो वो काम करना चाह रहा था, कुछ सुधार वाले कार्य। उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए, कुछ नए टैक्स भी लगाए। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 23 अक्टूबर। तो जो भी है 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, जो बंगाल के नवाब अब नहीं थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है, इनके हाथ में कमान थी अंग्रेज़ों की तरफ से। इस युद्ध के समय वेंसिटार्ड बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी, मतलब प्लासी जो है वो एक निर्णायक जीत थी, और उससे भी बड़ी जीत हो गई थी बक्सर का युद्ध। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था, बता चुकी हूँ पहले ही। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, इसका सीक्वेंस लगाने को आ जाता है कि इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, तो वो हुआ था कब? 1764 में, 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर, और फिर 12 अगस्त को 1765 के तहत जो है ये, इसमें क्या हुआ था? 2 संधि हुई थी इलाहाबाद की। एक प्रथम संधि जो हुई थी उसमें मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। और इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, द्वितीय संधि, जिसमें जो हुई थी 16 अगस्त 1765 को, इसके 4 दिन बाद ही हुई थी, 12 के 4 दिन बाद। और इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा इनको मुगल बादशाह को दे दिया था। दे दिया क्या था? ये अंग्रेज़ों ने इनको दिलवाया था। तो क्या हुआ? जो प्रथम संधि थी उसमें मुगल बादशाह ने किसको दिया? कंपनी को दिया। और जो सेकंड संधि हुई इसमें अवध के नवाब ने किसको दिया? मुगल को दिया। क्या? इलाहाबाद और कड़ा। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। और इसी समय, क्योंकि बात हो रही ना 1765 से लेकर के, तो उस समय 1765 से 67 तक क्लाइव था, ठीक है। तो ये वही बात हो रही कि जब इलाहाबाद की संधि हुई है तो गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ। इनका द्वैत शासन का मतलब था कि कंपनी के पास सारे अधिकार थे, और जो राजस्व वसूलने और जिस तरह जिम्मेदारी वाले काम थे वो सारे काम नवाब के पास थे, और वहीं नवाब सारे उत्तरदायित्व थे, मतलब सारी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं था। तो इसको बोलते हैं अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। ये नवाब का था। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय, ये भी मैं बता चुकी हूँ लूसेंट की सीरीज में। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा, उसे अंधा कर दिया गया। मतलब क्रूरता की हद देख पा रहे हैं कि किसी से राज्य छीन लिया गया, समझ में आ रहा है, लेकिन उसको अंधा बना दिया गया, बहुत बड़ी बात है। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। बक्सर के समय नहीं हुआ था, ये ध्यान रखिएगा कब वो है, 1803 में। और इस समय शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। मतलब बक्सर में हारे भी यही, और दिल्ली भी इन्हीं के टाइम पे छीन गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, ये दोनों भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। बहादुर शाह द्वितीय जो है वही बहादुर शाह जफर की बात हो रही है। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद डेविड स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया गया। मतलब 1765 में अंग्रेजों को सिलहट कहाँ है? आज के असम में, वहाँ की भी दीवानी मिल गई। अभी तक बंगाल की मिली हुई थी, अब यहाँ की भी मिल गई। और बर्मा युद्ध के बाद में इन्होंने सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़क बनाने का काम किया। तो खासी लोग जो थे, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ हैं, और इसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह, कहीं कहीं तीरथ भी मिलता है,
इनके नेतृत्व में विद्रोह शुरू कर दिया। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि जो खांसी है, मतलब अगर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो मौसम बदलता है तो उससे खांसी आने लगती है, तो तीरथ खांसी, ठीक है। और के.एम. पनिक्कर ने कहा है 1765 से 72 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। एकदम सही कहा है, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। अब मेन चीज़ आता है क्वेश्चन। ये मैं थोड़ा सा फास्ट भी इसलिए करा रही हूँ ताकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ये सब पढ़ रखा है, बस उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहाँ पे क्वेश्चन में डाउट है उसको बस एक बार उनको गो थ्रू करना है, तो उनका लॉस ना हो। इस वजह से मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कराई है। डिटेलिंग के लिए आप लुसेंट के वीडियो देखिए, जिनका बेसिक में डाउट है वो आप वहाँ से कवर करिए, और जिन बच्चों को रिवीजन करना है उनके लिए यहाँ पर ठीक है। तो बस एक बार ये है कि थ्योरी पढ़ दिया है ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। अगर आपकी नज़र में कोई छूट जाता है तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, बस सिर्फ इसके लिए इतनी थ्योरी करा दी गई है। अदरवाइज इस सीरीज में मेन फोकस क्वेश्चन पर है। निम्न में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर? अभी किया है मुर्शीद कुली खां। किसने नियुक्त किया था इनको? फर्रुखसियर ने। ये फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है। फिर मुर्शीद कुली खां की मृत्यु 1727 में हो गई। फिर इनका दामाद जो था सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, और इसे तत्कालीन मुगल सम्राट रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। सुजाउद्दीन को मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन नियुक्ति नहीं की गई थी। नियुक्ति मुर्शीद कुली खां के बाद ही खत्म हो गई थी। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार वही मुर्शीद कुली खां। देखिए 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। और अब देखिए उससे पहले कब आया है क्वेश्चन? 2013 में। क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। लोग बोलते हैं कि बहुत पहले आ चुका तो अब क्या आएगा। 13 से 21 8 साल हो गए। 8 साल बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसमें से ऑप्शन भी सेम है, चारों ही ऑप्शन सेम है। आप देखिए सरफराज खां यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है। अलीवर्दी खां दोनों जगह है, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां दोनों जगह है, और यूपीपीसीएस का ही है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को याद रखिए, कितने भी उटपटांग क्वेश्चन हो, लेकिन हमको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, एकदम हमारी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। क्योंकि उटपटांग क्वेश्चन अगर जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई जैसे क्वेश्चन अगर पहली बार आते हैं तो लोगों के गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर पीवाईक्यू है तो हमें रट लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है, जो भी कर लेना है, लेकिन हमारे ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिर आप देखिए 8 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हुआ। ऐसे आगे मैं बहुत क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको, ये मैं नहीं दिखाऊंगी, पीवाईक्यू दिखाएगा, मैं तो बस एक माध्यम हूँ बताने का। निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध 1994 में आया है। फिर आगे देखिए, फिर तो प्लासी का युद्ध काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसको डिटेलिंग करने की कोई फ़ायदा नहीं है। फिर देखिए इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी है? प्लासी का युद्ध। 2008 का क्वेश्चन है, और ये कब आया था? 1994 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। दिख गया आपको? 14 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। यूपी उत्तराखंड में आया है 2007 में, और एमपी पीसीएस में 2006 में। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तभी जो है इन्होंने एक ही में करके लिख दिया है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कब? प्लासी के युद्ध में। थीम वही है, बस क्वेश्चन का तरीका अलग अलग हो गया है। और ये क्वेश्चन है 2005 का। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फिर वही बात, लॉर्ड क्लाइव, ये पढ़ चुके हैं आप। निम्न में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? ये भी कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और ये किसने कहा था? विलियम पिट ने। क्योंकि स्वर्ग से उत्पन्न इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि उसने इंडियंस को पीट डाला, ठीक है, पीट दिया, इसलिए विलियम पिट। प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? कहाँ है बताएंगे आप? आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा? कहाँ? नहीं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है, भागीरथी नदी के किनारे। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की? ये कौन थे? मीर कासिम। ये भी बताया है मैंने कि पहले ढाका थी, ढाका से आई थी मुर्शिदाबाद, उसको किया था मुर्शीद कुली खां ने, और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर हुई थी, उसको किसने किया था? मीर कासिम ने। अब देखिए यूपी पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट 2003, फिर आईएएस प्री 2005। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। अगर दोनों ऑप्शन हैं तो हमेशा बक्सर लगाना है। सबसे अधिक निर्णायक की बात हो रही है। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किससे शुरू हो गई थी? शुरुआत प्लासी से हुई थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा निर्णायक कौन था? बक्सर का युद्ध, क्योंकि इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था।
अब देखिए 2003, 1990, 2003, 2002, ठीक है, कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फिर ये सारा बता चुकी हूँ, वही वहाँ से रिपीट उन्होंने लिख दिया है फिर से। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक। अब देखिए प्लासी भी है, बक्सर भी है। सर्वाधिक निर्णायक ए। इधर देखिए, ये मैं टाइम नहीं वेस्ट करा रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन इनको सॉल्व करने में गलती नहीं करनी है एग्जाम में, और इनको आप जितनी भी बार पढ़ सके पढ़ लीजिए। अब देखिए दो सर्वाधिक निर्णायक युद्ध पूछा है, 1990, 2003, 2003, 2002, ये बताया था मैंने। फिर यहाँ भी वही 2016, 1990, 2002, 2003 और 2016, मतलब 26 साल बाद भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और 13 साल बाद और 14 साल बाद भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब इतना काफ़ी है। फिर देखिए कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण। फिर वही बक्सर 2012। लोग बोलते हैं कि सेम पेपर में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2012, यूपी पीसीएस मेंस 2016। समझ में आ गया। बक्सर के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो इसलिए इसके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए मैं बार बार दिखा रही हूँ कि कौन सा मतलब क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। देखिए सेम क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बस बंगाल का नवाब पूछ लिया। इसमें कौन था बंगाल का नवाब? मीर जाफर। ये 2016 का क्वेश्चन है। और मीर कासिम पहले थे, 60 तक थे, और उसके बाद फिर नहीं रह गए थे। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद की 2 संधि हुई, प्रथम संधि और द्वितीय संधि, 12 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को तो ये हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। मैंने बताया जो पहली वाली हुई थी उसमें क्या हुआ था, शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। और जो द्वितीय हुई थी उसमें शुजाउद्दौला ने किसको दे दिया था? मुगल साम्राज्य को। देखिए 2003, 2006, 3 साल बाद क्वेश्चन। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बताइए किस गवर्नर के कार्यकाल में? कौन था गवर्नर? लॉर्ड क्लाइव थे, क्योंकि 1765 में ही संधि हुई थी और उस समय ये गवर्नर थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? पहली इलाहाबाद संधि ये कब हुई थी? 12 अगस्त। दूसरी कब हुई थी? 16 अगस्त, जिसमें शुजाउद्दौला ने कंपनी को दीवानी दी थी किसके? इलाहाबाद और कड़ा की। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसको बंगाल वाला दीवान बोल रहे हैं, और दूसरा बिहार वाला। तो बिहार के शिताब राय थे और बंगाल के रजा खां। ये सब मैंने लूसेंट वाली सीरीज में करा रखा है, इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? किसके आए थे? यही खासी। वहीं पे कौन थे? तीरथ सिंह, जिन्होंने इनके नेतृत्व में इन्होंने विरोध शुरू किया था। और ये कब हुआ था? 1765 में। सिलहट आए थे खासी जनजाति के लोग, चावल, नमक, सूखी मछली, इन सब के बदले सूती रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, ये सब व्यापार करने के लिए सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात इन्होंने ये ब्रिटिश अधिकारी व्यापार करने लगे, जिससे खासी जनजाति के संपर्क में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में कौन सा सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसिफुद्दौला के अर्थ मंत्री मतलब वित्त मंत्री होता है, तो ये ठीक है। और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों ने को उच्च स्थान प्राप्त था, ये ठीक है। हिंदू जाति के लोग, ये जो राजा टिकैत राय थे, यही उच्च पद पर, वित्त मंत्री मतलब बड़ा पद हो गया। तो हिंदू जातियों के लोगों को अगर पहला सही तो दूसरा अपने आप सही है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन राजा टिकैत राय हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, उसके लिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा रिस्की क्वेश्चन हो जाते हैं, और
ये क्वेश्चन कट ऑफ नहीं डिसाइड करते हैं, बट ये ध्यान रखिए कि अगर राजा टिकैत राय का नाम दिया है तो ऐसे तो नहीं दे दिया होगा, रहा होगा तभी दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी इस ट्रिक से भी क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें शतक में भारत में लड़े हुए युद्धों का क्रम बताना है। बांडीवास का युद्ध कब हुआ है? 1760। अंबर का युद्ध हुआ है 1749। बक्सर 57 और प्लासी 57 और बक्सर 64। तो प्लासी फिर बांडीवास ये 57 हो गया, ये 60 हो गया और ये 64 हो गया, और अंबर का युद्ध 49। ठीक है, जो अंबर का युद्ध हुआ वो इसी से बोलते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये किसके बीच हुआ था? मुजफ्फर जंग चांदा साहब तथा फ्रांसीसी की संयुक्त सेना ने, जिसको सीएम बोलते हैं, फ्रांसीसी सीएम और फ्रांसीसी, इन्होंने अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया था और फिर उनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरह से अंबर का युद्ध हो गया 1749, जो क्या बोल रहे हैं, कर्नाटक के सेकंड युद्ध की शुरुआत थी। और प्लासी का युद्ध पता ही है 1757 में हुआ था। और बांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ, और फिर जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे, और फिर बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये देख लीजिए, प्लासी का युद्ध का जिक्र दिया है, फिर ये है बांडीवास 1760 में, ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। इसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकोट ने, और फ्रांसीसी का नेतृत्व किसने किया? काउंट डी लाली ने। ठीक है, फिर बक्सर का पता ही है आपको, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताया जो बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। कौन? काउंट लाली। और बक्सर अंग्रेजों की तरफ से कौन था? आयरकोट। बांडीवास का युद्ध में क्या हुआ? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया नहीं, उल्टा था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2016 और उससे पहले यूपी पीसीएस 2015, बैक टू बैक क्वेश्चन रिपीट। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध किसके खिलाफ हुआ? अंग्रेजों द्वारा। किसके खिलाफ? फ्रांसीसी के खिलाफ। कौन? काउंट डिलाली, और अंग्रेजों की तरफ से आयरकोट। सही सुमेलित बताना है। बक्सर मीर जाफर थे ही नहीं इसमें, बक्सर के युद्ध में तो मीर कासिम थे, तो ये तो वैसे ही हट गया। बांडीवास फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ठीक है। कब हुआ? 1760 में। फ्रांसीसी की तरफ से काउंट दिलाली और अंग्रेजों की तरफ से आयरकोट इनके सेनापति थे। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे नहीं, चिलियावाला का युद्ध जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये उसका युद्ध है। और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये चिलियावाला का युद्ध 1849 को लड़ा गया, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस युद्ध में वही अंग्रेजी सेना ने का नेतृत्व लॉर्ड गॉफ ने किया था, और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में। यह अनिर्णीत समझा जाता है। और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। खुर्दा का युद्ध 1795 में हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध मराठे के हुआ था। ठीक है, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, इसमें निजाम हार गए थे और मराठे जीत गए थे। ये सहायक संधि शुरू होने से पहले की बात हो रही है। सहायक संधि 1798 में शुरू हो गई थी, और 1795 में क्या हुआ? खुर्दा का युद्ध। ठीक है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था, क्योंकि मराठे जो है वो मुगल के बाद में इन्होंने खुद अपना आधिपत्य, तो अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा मराठा शक्ति को दबा सके ये। मुगल साम्राज्य के खंडहर पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी, और अंग्रेजों ने भी उनका लाभ उठाया। पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, प्रथम मराठा युद्ध, उसमें अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से हारे थे, और सालबाई की संधि के बाद ही युद्ध समाप्त हुआ। वेलेजरी 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया था, और 1818 में हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर दी। तो ये ध्यान रखना है, सालबाई की संधि 1802 और 1818। और जो होलकर थे उन्होंने कभी भी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर। रणजीत सिंह बहुत फेमस रहे, आप जान ही रहे होंगे, पंजाब के राजा रहे थे, शासक थे। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल, ये मिसल बहुत पूछा जाता है इनका, जब उनकी मृत्यु हो गई थी गुरु गोविंद सिंह जी की। उसके बाद में फिर सिख साम्राज्य में बंदा बहादुर आए, और फिर 12 मिसल में जो है वो सिख साम्राज्य था वो 12 मिसल में सिख समुदाय बट गया था।
जिसमें से एक था सुकरचकिया मिसल, जो सबसे ज़्यादा उन 12 में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध रहा है वो सुकरचकिया मिसल रहा है। और इनका जन्म जो है वो सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। ये अमृतसर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नर थे इस टाइम पे मिंटो प्रथम, और जो मध्यस्थता किया था वो किया था मेटकॉफ ने। 1898 में इसकी मैंने ट्रिक बताई है लूसेंट वाली सीरीज में कि 1809 को कैसे अमृतसर की संधि से रणजीत सिंह से याद रखें। 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को जीत लिया। 1798 में इसको ऐसे कर सकते हैं MKPK, M फॉर मुल्तान, K फॉर कश्मीर, P फॉर पेशावर और K फॉर खैबर पख्तूनख्वा। MKPK से याद रखेंगे आप इसको तो याद रह जाएगा, वरना ऐसे जल्दी याद नहीं होते हैं सारी चीज़ें। और वही 1819 में MK हो गया, फिर 1818, 1819 और PK जो है वो 1834 में। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। ये बहुत फेमस कहानी है। रणजीत सिंह ने उसे निकलवा कर वापस भिजवा दिया था, तो उनकी उससे बहुत खुश हो गए थे उन्होंने, तो उनकी सेवा के बदले उन्होंने लाहौर पर अधिकार करने का अनुमति दे दी थी। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 80 में इनका जन्म हुआ। 99 मतलब 19 साल के हैं अभी ये, तब 19 साल के थे तब की बात होगी। इन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया, उसे अपनी राजधानी बना ली। तो अगर ये पूछे कि लाहौर किससे मिला, तो किससे मिला? अफगानिस्तान के शासक ने दिया था इनको। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि भी दे दी थी और लाहौर को का अपना सूबेदार मान लिया था। फिर 1802 में देखिए 3 साल बाद लाहौर मिला, उसके 3 साल बाद अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया गया। मतलब इनको 3 साल बाद ही 1802 में क्या किया इन्होंने, अमृतसर भी प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर को बना दी और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बना दी। दोनों ही उनके अधीन आ गई। रणजीत सिंह का एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। मतलब बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। और इसको तो ये बोलेंगे कि अगर इंसान की अपनी कमजोरी है तो उसको भी वो किस तरह से कमजोरी को भी ताकत बना करके रह सकता है। अहमद शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा थे। इन्होंने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। तो ये पूछा जाता है कि रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा मिला कहाँ से, तो किसने दिया? शाह शुजा। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इनके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में 2 विरोधी दल, संधा वालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ने सुचेत सिंह की प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। मतलब ये नाम नहीं याद रखना है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि रणजीत सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? खड़क सिंह। वो उनके बाद बने। चिलियावाला का युद्ध 13 फरवरी 1849 को, अभी मैंने इसका जिक्र किया है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ये आप पैरा पहले भी पढ़ चुके हैं। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। दलीप सिंह जो है वो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। रणजीत सिंह के बाद कौन बने? खड़क सिंह। और ये हैं दलीप सिंह जो अंतिम थे। उन्होंने 1843 से 49 तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये अंतिम थे, पहली चीज़ 43 से 49 तक रहे। ये देख लीजिए, जब 1857 का युद्ध हो रहा है उसके पहले ही अंतिम सिख साम्राज्य खत्म हो चुका। ठीक है। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिखों का बहुत कम केस सुनाई पड़ता है कि उन्होंने भी ईसाई अपना लिया हो। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हुआ। निधन 1857 के बहुत बाद हुआ है, लेकिन इनका शासन जो था वो 49 तक ही था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। इस वजह से दलीप सिंह अंतिम ही रह गए और दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। देखिए 1845 में पहला युद्ध हुआ था। 45 से 47 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और द्वितीय हुआ 1849। और ये दोनों ही किसके समय हुआ है? दलीप सिंह के समय। तो इसमें बहुत आसान है याद करना कि आंग्ल सिख युद्ध के समय हुआ। दलीप सिंह कौन सा? पहला भी और दूसरा भी।
पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ और उसके बाद पंजाब का विलय हो गया। 3 लोगों की परिषद बना दिया था, उसमें कौन थे? सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। ये पॉइंट लूसेंट में नहीं है, इसलिए इसको यहीं पर ट्रिक से याद करेंगे। देखिए पंजाब में है तो हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, दोनों लॉरेंस हैं, ठीक है, मतलब लोरी सुनाते रहते हैं, ठीक है। कौन सुनाता है? जॉन सुनाता है, जी जान से सुनाता है कौन? हेनरी को। हेन मतलब मुर्गी, मुर्गी की स्टोरी जी जान से सुनाता है, या मुर्गी को लोरी सुनाते हैं, हेन को लॉरेंस लोरी सुनाते हैं जी जान से। चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल, ताकि उनकी चाल जो है वो मान ली जाए, चार्ल्स मानसेल, उनकी चाल मान ली जाए और सेल कर दिया जाए मुर्गी को, ठीक है। ये फ़नी सी ट्रिक है, फ़नी सी स्टोरी है कुल मिला के, कि बस आपके माइंड में ये नाम जब आप क्वेश्चन पेपर में देखें तो क्लिक कर जाए बस। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। इस दौर में हैदर अली विजय हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स था और ये 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है लूसेंट सीरीज में, तो उसको आप वहाँ से देखिए। यहाँ पे अब बार बार कराएंगे तो जो बच्चे जिनको क्वेश्चन, जिनका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करना है सिर्फ, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 के दौरान हुआ। हैदर अली, निज़ाम, मराठा, इन सब के साथ मिल करके इसमें अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। फिर 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर लिया और इसी टाइम पे इनकी मृत्यु हो गई हैदर अली की। और 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकोट से हुआ, और आयरकोट से ही कौन सा एक युद्ध हुआ था? आयरकोट से किसका युद्ध हुआ था? अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों के बीच में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 का, उसमें आयरकोट अंग्रेज जनरल थे, जिसने पोर्टो नोवो, पोलीपुर, सोलिंगपुर में हैदर अली को परास्त किया। 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान संघर्ष जारी रखे। अंततः मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में और फिर युद्ध समाप्त हुआ। जो तीसरा था, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना और अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ये सब पढ़ चुके होंगे आप पहले ही। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने के लिए तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, मतलब टर्की की बात हो रही है, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तुर्की अंग्रेजों का विरोधी पहले से था, अफगानिस्तान भी, और फ्रांस तो था ही, और ईरान भी था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ, मार्च 1792। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। ये सब मैंने पढ़ा दिया डिटेल में, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। टीपू सुल्तान फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में उसमें मारे गए। इनके कुल के सदस्यों को बेल्लौर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को आर्थर वेलेजली, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली का भाई था आर्थर वेलेजली, और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। लॉर्ड वेलेजली जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उनका भाई था आर्थर वेलेजली, और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडियार वंश के बालक कृष्णराज, ये पूछा जाता है कि अडियार वंश जो है वो मैसूर की टीपू सुल्तान के बाद आए थे, तो हाँ ठीक है कि मैसूर की गद्दी पे कौन बैठा था? अडियार वंश का बालक कृष्णराज। तथा कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम आदि को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करा है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको अलग से जिक्र कर दिया है। और ये कब, इनका टाइम पीरियड था 1750 से 1836। सरधना ध्यान रखना है, समरू सरधना। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे।
जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थीं। सांबरे को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने जब्ता खां के विद्रोह के विरुद्ध उसकी विशिष्ट भूमिका के कारण सरधना की जागीर दी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बनी थी। मतलब समरू से नाम ध्यान रखना है सरधना का, और ये सरधना कहाँ है? मेरठ के निकट है। एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग सा हो गया है। ये पॉइंट है जो चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध था उसकी बात हो रही है कि इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को आर्थर वेलेजली, ठीक है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली, मतलब आर्थर वेलेजली का भाई और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये कहीं कहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। इसको मैंने किसी और जगह पे कुछ और पढ़ रखा था। अंग्रेजी सेना को आर्थर वेलेजली, ठीक है, और आर्थर वेलेजली का भाई और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था? एम के पी के था, और पी से एम से कश्मीर, के से कश्मीर था, तो कश्मीर का श्रीनगर। 2004 का क्वेश्चन है, ये वही बोल रहे हैं, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? सुकर चकिया। अब आप देखिए यहाँ पे 2021 1997 रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया। और देखिए दो ऑप्शन भी सेम है, सुकर चकिया और अहलूवालिया। ये क्वेश्चन 2021 में आया है और उससे पहले यूपी से 1997 में 25 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस वजह से इस बुक की इंपॉर्टेंस पता चलती है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर जो है वो इनकी धार्मिक राजधानी थी। और ये वही फिर इसमें वही कहानी दे रखे हैं, जमान शाह जो अफगानिस्तान के शासक थे, जिनको तोप को इन्होंने वापस भिजवा दिया था तो इन्होंने लाहौर दे दिया इनको। राजा रणजीत सिंह किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? अब राजधानी जब लाहौर है तो वहीं पे करेंगे। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो, और जो हुई थी, जो मध्यस्थता की थी, वो इनकी तरफ से लॉर्ड मिंटो की तरफ से जॉर्ज मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। इस संधि में क्या प्रावधान थे? एक था सतलज नदी को बॉर्डर बना दिया गया इसमें, कि सतलज नदी के दोनों क्षेत्रों को पृथक करने वाली सीमा मान ली गई कि इसके पश्चिम में जो रहेगा वो पंजाब का रहेगा, रणजीत सिंह का राज्य, और इधर जो है ब्रिटिश का। दोनों एक दूसरे के प्रति मित्रता रखने का आश्वासन दिया। इनका उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांतों को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, किससे? शाह शुजा से, और ये अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। और अहमद शाह अब्दाली कौन था? जिससे पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। फिर इसमें उन्होंने वही बता दिया कि 1830 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली सहायता से कुल मिला के हटा दिया। ये कहानी दे रखे हैं। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह की सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो बस शाह शुजा का नाम ध्यान रखना, बाकी तो कहानी है। निम्न में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देख सकूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को आप ऐसे वगैरह में भी लिख सकते हैं। फिर इनकी डिटेलिंग की गई है इसमें कि 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। पिता की मृत्यु के समय वो 12 वर्ष के थे। 92 से 97 तक एक प्रतिशासन परिषद काउंसिल ऑफ रेजेंसी, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, इन्होंने शासन कार्य चलाया। 1797 में उन्होंने खुद ही जो है कार्यभार संभाल लिया। 1799 में अमृतसर की संधि, अमृतसर पर विजय प्राप्त की थी। 1802 में 1799 में लाहौर पर और अमृतसर पर 1802 में, अभी बताया है मैंने पहले। रणजीत सिंह योग्य शासक थे, उन्होंने ये कहा था, ये उनका स्टेटमेंट हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। और अंतिम कौन थे? दलीप सिंह। अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। और ये 43 से 49 तक थे, और इन्हीं के समय दोनों आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है?
23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। हाँ, पेरिस में हुआ था क्योंकि इनको क्या हुआ था कि इनको पेंशन दे करके भेज दिया गया था, तो 23 में इनका निधन हो गया। नासिक में अंत्येष्टि भी नहीं वहीं हुई थी। इन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, ये भी गलत है क्योंकि इन्होंने सिख धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लिया था। वे रूस भी गए थे, तो ये भी गलत है, आंसर ए हो जाएगा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वही दलीप सिंह। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2013 2010 बैक टू बैक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ये सिख साम्राज्य वाला देखिए किस समय आया है, 2013 और ये 2010-2013। पंजाब के विलय के समय कौन सा कथन असत्य है विलय के संबंध में? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। ठीक है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था ब्रिटिशर्स ने। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ठीक है, ये भी। महाराजा दलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए की पेंशन, 2.5 लाख रुपए की नहीं दी गई थी, करीब 4 लाख के आसपास दी गई थी, तो ये आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर सी हो गया। यूपी आरओ 2023 में आया क्वेश्चन है ये। 40,000 पाउंड लगभग 4-5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद, 3 में मैंने बताया था। हेन लोरी सुनाने वाला क्या था? जी जान से लोरी सुनाई, तो हेनरी लॉरेंस थे, हेन को सुनाई थी, तो ये तो थे। और जॉन लॉरेंस भी थे। ठीक है, तो ये, और तीसरे कौन थे? चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल, कि ताकि मान सके सेल करने के लिए, उनकी चाल को मान ली जाए सेल करने के लिए, यही था हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस, कि हेन को जी जान से लोरी सुनाई ताकि उनकी चाल को मान लिया जाए सेल करने के लिए। किसको सेल करने के लिए? हेन को। तो ये भी नहीं थे, डी भी नहीं थे, और ये एलियट लिखा हुआ है, HM एलियट, ये भी नहीं थे। तो इसमें 2 ऑप्शन है जो नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। आंग्ल मैसूर में कौन युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। टीपू सुल्तान तो बाद में थे। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने। और टीपू सुल्तान ने क्या किया था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। कहाँ? राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनवाई थी। इसीलिए जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है। पहले में मैसूर की, दूसरे में मंगलौर की, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की। ब्रिटिश जनरल जिसे हैदर अली का पोर्टो नो के युद्ध में हराया था, हैदर अली को, वो कौन था? आयरकूट। बढ़ाया आपने अभी। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हो रही है। 1781 में हैदर अली को परास्त किया था, फिर उनकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसके बाद में नेतृत्व टीपू सुल्तान ने संभाल लिया था। पहला युद्ध पूरा हैदर अली ने किया है, तीसरा युद्ध और चौथा युद्ध पूरा टीपू सुल्तान ने किया है। जो दूसरा युद्ध था उसमें पहले हैदर अली, फिर उनकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। निम्न भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान। अब देखिए, IAS प्री 2001, यूपी PCS प्री 2011। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ हराया था? पोलीपुर। हैदराबाद तो है ही नहीं, निजामाबाद भी है ही नहीं, श्रीरंगपट्टनम को बोल रहे हैं, वहाँ पे नहीं हराया था। फिर इसमें बताया है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया था, फ्रांसीसियों से सहायता का वचन लिया था और कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण कर अर्काट पर अधिकार कर लिया था। ये सब किया था हैदर अली और टीपू सुल्तान ने। तत्पश्चात 10 सितंबर 1780 को हैदर अली और टीपू सुल्तान की संयुक्त सेनाओं ने पोल्लीपुर, अन्य नाम पेरुम्बकम में के युद्ध में कर्नल बेल्ली को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस युद्ध में सैन्य कमान टीपू के हाथों में थी। ये सेकंड वाले की बात हो रही है। बेली की पराजय का समाचार सुनकर कर्नल हेक्टर मुनरो, जो इस युद्ध में सैन्य कमान टीपू के हाथों में थी, बेली की सहायता के लिए आ रहा था, वापस लौट गया। हेक्टर मुनरो का बहुत नाम रहता है क्योंकि इन्होंने बक्सर का युद्ध जो किया उसमें भी लीडरशिप इन्होंने ही की थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान। तीसरे युद्ध की बात हो रही, तीसरे में टीपू सुल्तान ही थे, और ये कब हुई थी? 1792।
फिर इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े थे। बहुत महंगा पड़ गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके दोनों पुत्र अंग्रेजों के कब्जों में रहेंगे। बहुत बहुत क्रूरता थी। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की कि हमने अपने शत्रु को प्रभावी ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। यह कॉर्नवालिस का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और ये पूछा गया है। अगर इस एग्जाम में नहीं पूछा गया तो कभी ना कभी पूछने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट रहा है इनका। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में। फिर मैच करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ? नहीं। देखिए एक बार इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कौन पराजित हुआ था? इसमें अंग्रेज पराजित हुए थे, तो ये तो गलत हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? नहीं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया? नहीं, इस तो और उल्टा बता रहे। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1794 में और इसमें बोला गया था कि उन्होंने टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए मांगे थे तथा कि जब तक टीपू सुल्तान इनको रुपए नहीं देंगे तब तक उनके दोनों पुत्र अंग्रेजों के पास रहेंगे, और क्षेत्र को आधा आधा बांट लिया था, तो आधा भूभाग दे दिया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया। हाँ, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो ये ठीक है। ये देखिए ये इसमें बताया गया था वही कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या शामिल था कि 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। ये देखिए 3 करोड़ रुपए युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए और आधा भाग, और ये संधि कभी 1792 में। तो इस तरह से इसका पहले वाले प्रथम का गवर्नर वेरेल्स था, सेकंड में वॉरेन हेस्टिंग, थर्ड में कॉर्नवालिस। ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया है, काफ़ी डिटेल में बताया है। फोर्थ में वेलेजरी। तो उसको आप देख लेंगे तो आपको ट्रिक से आप एक बार देखेंगे, याद करेंगे, दोबारा में रिवाइज कर लेंगे, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, यकीन मानिए। उस ट्रिक को बस रिवाइज कर लीजिए, कुछ टाइम बाद ट्रिक को आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765। मंगलौर की संधि हुई है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये कब हुई है? 1784। सालबाई 1782 और मद्रास की संधि हुई है 1769। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर इलाहाबाद की सारी संधि में बता चुकी हूँ कि जो सालबाई की संधि थी वो 1775 से 82 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 82 में हुई थी, और ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। उसके बाद मंगलौर की 84 में हुई है, और मद्रास की संधि हुई है 1769 में, हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुई थी। फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, वो 92 में हुई थी। ठीक है। बेगम समरू अति प्रसिद्ध चर्च कहाँ? सरधना, मेरठ के पास। यह 1750 से 1836 में इनका कार्यकाल था। कौन सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। राजस्व कृषि पद्धति अली मर्दान ने नहीं शुरू की थी, बल्कि मुर्शीद कुली खान ने शुरू की थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, ये ठीक है। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था, ये भी ठीक है। ये आप लुसेंट की सीरीज में जब पढ़ेंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा ये। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के लिए धन दिया था, ये भी ठीक है। तो ये वाला इसमें सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ बहुत क्लियर बताया है इन्होंने कि ये देखिए बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति का प्रारंभ जो है वो अली मर्दान ने नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खान ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित, गलत है। इब्राहिम लोदी को थोड़ा ना पराजित किया था, मराठों को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी तो प्रथम युद्ध में हुए थे जिसमें बाबर ने पराजित किया था, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ए जिसमें हटा दीजिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये भी गलत है। तृतीय में नहीं हुई थी बल्कि इनकी मृत्यु हुई थी चतुर्थ में, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के से षड्यंत्र किया था, हाँ तो ये ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी इसमें सब पहले ही पढ़ा चुकी हो, तो इसमें कुछ बार बार टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये आज का कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय। इसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।